जय हिंद दोस्तों, जोहार आप सभी को। मैं पीके यादव और हमारे यूट्यूब चैनल जेआरपी मैथ्स में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम आप लोग को मैथ का डिस्कशन कराने वाले हैं। जो हमारे यहाँ पे ऑफलाइन जो टेस्ट चल रही है अभी जेएसएससी सीजीएल का, उसका जो है टेस्ट नंबर 22 का मैथ्स का सेशन का डिस्कशन करने वाले हैं इस वीडियो में। तो आप लोग वीडियो के अंत तक रहिएगा, बहुत सारे अच्छे क्वेश्चंस भी हैं। और अभी सीजीएल का भी एग्जाम से आने वाला है दिसंबर में, तो उससे रिलेटेड भी हम क्वेश्चंस को कुछ डाल रहे हैं ताकि बच्चे को दोनों तरह का तैयारी हो जाए। ठीक है, तो दोनों तरह का तैयारी हो जाएगा। आपको क्वेश्चन जो है बहुत अच्छे क्वेश्चंस भी रहते हैं टेस्ट में, और जीएस का भी जो सेक्शंस होता है वो बहुत ही अच्छा टेस्ट में डाला जाता है। आप लोग जो है जो टेस्ट में भाग लेना चाहते हैं वो कोई भी एक रैंडमली टेस्ट हमसे आप मांग सकते हैं पीडीएफ के तौर पर। आपको हम सेंड कर देंगे पीडीएफ, आप देख सकते हैं कि टेस्ट का क्वेश्चन कैसा रहता है, जीएस का हो चाहे झारखंड का हो चाहे जो भी हो। आप टेस्ट के लिए जुड़ सकते हैं ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में। ऑनलाइन टेस्ट देने के लिए आपको जेआरपी कैंपस जो है, ठीक ना, जेआरपी कैंपस ऐप आपको जो है एप्लीकेशन पे मिल जाएगा। वहां से आप ज्वाइन करेंगे तो आपको जो है ऑनलाइन टेस्ट आपको स्टोर पे जाके मिल जाएगा बहुत ही मिनिमम फी में। वहां से भी आप परचेज कर सकते हैं। और अगर आप ऑफलाइन देना चाहते हैं तो ब्रांच में आकर के लालपुर रांची में आप कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट नंबर भी देखिए यहाँ पे आपको दिया हुआ है, इस नंबर पे कांटेक्ट करके आप टेस्ट दे सकते हैं। ठीक ना, चलिए हम शुरू करते हैं। इसके आगे फिर बताते चलेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन इसमें था। जीएस का डिस्कशन इसमें नहीं, इसमें सिर्फ और सिर्फ हम मैथ का डिस्कशन करेंगे जो 20 क्वेश्चन है। चलिए पूरा शुरू से अंत तक देखते बने रहिएगा, जिसको जिसको समझने में दिक्कत हो क्वेश्चन, जिसका जिसका नहीं बना हो। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन जो है हम लोग का आज जो टेस्ट में था वो सिंपल देखिए आप लोग के पास है। जिसका जिसका बन गया होगा सही है, नहीं बना होगा तो सिंपल देखिए क्या लॉजिक का क्वेश्चन था। यहाँ पे कह रहा है कि अगर साइन थीटा पी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1 है तो कॉस थीटा क्या होगा। ठीक है, तो सिंपल दोस्तों आप लोग ध्यान दीजिए कि साइन थीटा का जो वैल्यू होता है, साइन थीटा इक्वल टू होता है पी बाई एच, है ना। पाइथागोरस से अगर हम बात करें तो साइन थीटा अगर ये थीटा है तो हो जाता है ये परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइट हो जाता है। क्लियर। तो यहाँ पे देखिए अब ये p बाय एच, तो ये अगर p रिप्रेजेंट कर रहा होगा तो ये क्या होगा, h रिप्रेजेंट करेगा। तो हमको सिर्फ b चाहिए। अगर हम b पता लगा लें तो cos थीटा का मान लिख सकते हैं, क्योंकि cos थीटा का मान होता है b बाय एच। तो इतना तो कंफर्म है ना कि जिसका डिनोमिनेटर में p स्क्वायर प्लस 1 होगा वही वैल्यू होने वाला है। तो देखो ये तो वैल्यू नहीं हो सकता है, ये वैल्यू नहीं हो सकता है। आपके पास दो ऑप्शन बचा, एक c और एक a बचा। ये दो ऑप्शन को आप एलिमिनेट करना था। ठीक है, अब देखिए आपको ऊपर का देखना पड़ेगा क्या होगा, तो इसको निकाल सकते हैं। जिसको जिसको ट्रिपलेट पता है वो डायरेक्ट आंसर देंगे, नहीं पता है उसको निकालना पड़ेगा। तो सिंपल आप वो देखिए दोस्तों, यहाँ पे ध्यान दीजिए। अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है, थीटा है, ये आपका जो है परपेंडिकुलर इसका पी स्क्वायर माइनस 1 है और ये पी स्क्वायर प्लस 1 है, और ये निकालना है। तो पाइथागोरस से आप लोग जानते होंगे कि क्या हो जाता है कि पी स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर का अगर आप अंडर रूट करेंगे तो निकल जाएगा बी का वैल्यू। ठीक ना, होता है ना पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर। अब इसको अगर आप सॉल्व करके निकालते हो तो देखो आप यहाँ पे निकलता है 2p। क्या निकलता है, 2p। हम इसलिए बता रहे हैं, आप यहाँ पे सॉल्व करके देख सकते हैं, क्योंकि 2p पी स्क्वायर माइनस 1 और पी स्क्वायर प्लस 1 ये ट्रिपलेट होता है। ठीक ना, इसमें से ये हाइपोटेनियस होता है। तो अब डायरेक्ट इसका जो आंसर होगा वो फर्स्ट नंबर होगा। अब जिसको नहीं पता है देखो, ये p का वैल्यू, b का वैल्यू निकल जाएगा 2p, तो b हो जाएगा 2p और यहाँ पे हो जाएगा h। जिसको नहीं पता है यहाँ पे देखिए निकाल सकते हैं इसको। देखिए अगर हम इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा बताओ, a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो p स्क्वायर को हम होल स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा p टू दी पावर 4 प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2p स्क्वायर, है ना। फिर यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे क्या हो जाएगा इसी तरह से p टू दी पावर 4, क्या हो जाएगा p टू दी पावर 4। ठीक ना, और यहाँ पे क्या हो जाएगा देख लो, p टू दी पावर 4 हो जाएगा, और यहाँ पे फिर क्या हो जाएगा प्लस 1 ना, और माइनस 2p स्क्वायर, है ना। अब इसका अंडर रूट हम लोग को करना होगा। फिर यहाँ पे देखो अगर हम इसको तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, सिंपल देखो,
ये हो जाएगा पी स्क्वायर, ये प्लस माइनस तो माइनस ये कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा तो ये कैंसिल हो जाएगा। देखो यहाँ ये प्लस में है और ये माइनस में हो जाएगा तो ये भी कैंसिल हो जाएगा और ये प्लस प्लस जुड़ जाएगा तो हो जाएगा कितना 4p स्क्वायर का स्क्वायर रूट, इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो 2p, ये हो जाएगा b का वैल्यू। तब डायरेक्ट इसका आंसर क्या हो जाएगा फर्स्ट नंबर। अगर आपको ट्रिपलेट पता था तब एक नंबर जो है बहुत जल्दी इसका आंसर दे सकते थे। क्लियर। चलिए हम अगला क्वेश्चन का चर्चा करते हैं। देखिए नेक्स्ट ये जो क्वेश्चन नंबर दिख रहा है 111 से शुरू किए 112, ये जो है सेट में उतना ही नंबर का क्वेश्चन था इसलिए यहाँ पे हम कर रहे हैं। ठीक, देखिए यहाँ पे सिंपल, अगर यहाँ पे कह रहा है कि इफ cosec स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू 29, तो cosec टू द पावर 4 थीटा माइनस cot टू द पावर 4 थीटा क्या होगा। तो देखिए दोस्तों ध्यान दीजिए कि यहाँ पे सिंपल ये क्या था लॉजिक इसमें, देखो कह रहा है cosec स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू 29। हम क्या कर रहे हैं ना कि दोनों साइड जो है हम cos स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा से दोनों साइड हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो पता है ना cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, तो इधर तो मल्टीप्लाई किए, इधर हम इसको वैल्यू 1 लिख सकते हैं। अब देखो ये जो वैल्यू दोनों बना वो क्या बना, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, क्या हो जाता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये देखो यहाँ पे ये क्या काम कर रहा है और ये काम कर रहा है बी का, तो स्क्वायर करेंगे तो डायरेक्ट हो जाएगा cosec टू द पावर 4 थीटा माइनस cot टू द पावर 4 थीटा, और इधर में 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा 29। ठीक है, क्लियर है। ये ध्यान में हमेशा रखना cosec स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू कुछ भी वैल्यू रहेगा x भी रहेगा तो cosec टू द पावर 4 थीटा माइनस cot टू द पावर 4 थीटा वही वैल्यू जाता है। सेम यही कंडीशन किस में काम करता है, तो sec कोटेन में। अगर आपको ये भी दिया रहता sec स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू x, तो sec टू द पावर 4 थीटा माइनस tan टू द पावर 4 थीटा का वैल्यू हो जाता x ही, क्या हो जाता x ही। और साइन वाले कंडीशन में भी काम करता है। साइन वाले कंडीशन में क्या काम करता है, यहाँ पे देखो साइन थीटा में दिया रहता है इस तरह से कि साइन स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा अगर x है तो साइन टू द पावर 4 थीटा माइनस cos टू द पावर 4 थीटा का भी वैल्यू x ही होता है। देखो ये दोनों में शुरुआत में प्लस में साइन हम दे रखे थे ना, लेकिन यहाँ पे दोनों जगह माइनस है, क्योंकि इसमें देखो हमको क्या cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा का वैल्यू पता होता है 1, उसी तरह से sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा का वैल्यू होता है 1, और यहाँ पे हमको sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का वैल्यू होता है 1। तो वहां पे जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 का तो उसका रिवर्स साइन वाला दिए हुए, ठीक है, ये ध्यान में रखना। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं इसका। अगला क्वेश्चन देखिए इसमें जो है सिंपल क्या है, आप लोग जो जो टेस्ट देना चाहते हैं वो यहाँ पे जो नंबर था आपको फिर से एक बार हम बता दे रहे हैं 860338469698, इस नंबर पे आप कांटेक्ट करके टेस्ट से भाग टेस्ट जुड़ सकते हैं टेस्ट से। देखिए अगला जो क्वेश्चन है सिंपल, देखिए क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए। इस क्वेश्चन में कह रहा है, कहता है कि एक भवन के शीर्ष और भवन के छत पर स्थित चिमनी के शीर्ष के जमीन के किसी बिंदु पर उन्नयन कोण x तथा 45 डिग्री है, तो भवन की ऊंचाई h मीटर है, तो चिमनी की ऊंचाई कितनी है। सिंपल देखो ध्यान दो, अगर मान लेते हैं कि ये है, ठीक ना, यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक जो हाइट है वो भवन का हाइट यानी कि बिल्डिंग का हाइट है, ठीक ना, और कहता है कि शीर्ष से और भवन के छत से, तो शीर्ष से इसका जो है ना एंगल इस तरह से, ठीक है ना, कहता है कि एक भवन के शीर्ष और भवन के छत पर, शीर्ष से और भवन के छत पर स्थित चिमनी, तो देखो मान लेते हैं कि ये भवन का शीर्ष हो गया, ठीक ना, ये भवन का शीर्ष हो गया इस तरह से है, तो ये एंगल x है और ये पूरा एंगल का है 45 डिग्री, और यहां से जो है इसका हाइट h है, आपको इसका हाइट पूछा गया है, ठीक ना, तो भवन की ऊंचाई से चिमनी की ऊंचाई क्या है वही आपसे पूछा गया है। सिंपल देखो ध्यान दो, अगर हम लोग को इसमें सिर्फ एंगल दिया रहता तो हम लोग इजी से बना लेते, लेकिन यहाँ पे कुछ अलग है। देखो ध्यान देना कि अगर ये 45 डिग्री है, ये 90 डिग्री होता है, तो ये भी 45 डिग्री होगा, यानी कि किसी ट्रेंगल्स में, राइट एंगल ट्रेंगल में जब ये दोनों एंगल्स बराबर हो तो ये दोनों साइड बराबर हो जाएगा। अगर इसका हम नाम दे दें ए
बी और ये सी। तो आपको ये पता चल गया ना कि ए बी बराबर होता है बी सी, ए बी बराबर बी सी, क्योंकि ये एंगल 45 तो ए बी एंगल 45 हो जाएगा। ए बी एंगल कितना हो जाएगा 45। चलिए अब यहाँ पे देखते हैं, अगर हम cot x लगाते हैं, cot x, cot थीटा बराबर होता है p बाय b बाय h। तो इसके लिए b का काम कौन कर रहा है, देखो बी सी, और h का काम कर रहा है, हाइपोटेन्यूज का काम कर रहा है इसका h। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो बी सी का जो वैल्यू होगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा, cot x h h cot x है ना। तो ये BC, और BC बराबर अभी बोले क्या होता है, AB बराबर हो जाएगा, AB बराबर है BC। तो आपको ये वैल्यू पूछ रहा है यहाँ से यहाँ तक का C। तो सिंपल क्या करेंगे, इसमें ये पूरे वाले में H को माइनस कर लेंगे, तो पूरे वाले में H को माइनस कर लो। तो जो यहाँ पे कह रहा है, जो चिमनी का हाइट हो जाएगा, चिमनी का हाइट यानी कि BC पूरा टोटल कितना है BC, तो टोटल है आपका कितना, देख लो ध्यान दो, H cot x माइनस हम क्या कर देंगे h, यानी कि इस हाइट को माइनस कर देंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका बी नंबर राइट आंसर है ना। 112 का ना, 113 का बी नंबर आंसर है। क्लियर, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका सिंपल समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आएगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है, कि अगर दिक्कत है तो फिर से आपको हम बताने की कोशिश करेंगे। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, सिंपल समझिए। करा क्या कि इन अ ट्रेंगल ABC द साइड आर AB, ठीक है, करा कि एक ट्रेंगल है ABC, ABC एक ट्रेंगल है, उसमें से साइड AB जो है वो 16 सेंटीमीटर है, AC 63 सेंटीमीटर है, और BC 65 सेंटीमीटर है। कहता है कि फ्रॉम ए स्टार्टिंग लाइन AM, स्टार्टिंग लाइन AM, sorry, a straight line AM is drawn of the midpoint M of side BC, यानी कि ये मिड पॉइंट है इसका, ठीक ना, BC, देन द लेंथ ऑफ AM इज इक्वल टू। देखिए ध्यान दीजिए, सबसे पहले अगर आपको यहाँ पे ट्रिपलेट का थोड़ा नॉलेज है ना, थोड़ा सा नॉलेज अगर आपको ट्रिपलेट का है तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था, पे आपको पेन ही नहीं चलाना था। क्या ये देखो सिंपल, देखो ये क्या है 16 और ये 63 और ये 65, ये ट्रिपलेट है, इसका मतलब ये राइट एंगल ट्रायंगल, एबीसी कैसा ट्रायंगल हो जाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल। अब हमको पता कैसे चला ट्रिपलेट का, देखो जरा ध्यान दो, अगर ये 16 है तो किसी भी इवन नंबर से ट्रिपलेट कैसे बनाते हैं, तो ये 16 का स्क्वायर कर देते हैं डिवाइडेड बाय 4, तो 16 का स्क्वायर होता है 256 को अगर हम 4 से डिवाइड करें तो कितना हो जाएगा बता दो, 6 चक 24 और 16 हो गया, 6 चक 16 64। इसमें से हम अगर एक कम कर देंगे और एक जोड़ देंगे तो हो जाएगा 63 और 64 65। तो 16 63 65 क्या होता है, ट्रिपलेट। तो जैसे हमको पता चल गया कि ये ट्रिपलेट है, इसका मतलब ये राइट एंगल ट्रायंगल होगा। अब राइट एंगल ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट आप लोग को देखो, थोड़ा सा ज्योमेट्री आप लोग अच्छा से पढ़े होंगे। राइट एंगल ट्रायंगल में क्या है कि राइट एंगल का हाइपोटेन्यूज के मिड पॉइंट पे परिकेंद्र का क्या होता है, परिकेंद्र होता है, ये परिकेंद्र सर्कमसेंटर कहाँ पे, हाइपोटेन्यूज के मिड पॉइंट पे, यानी कि ये भी और ये भी दोनों बराबर होता है। और आपको सर्कम सेंटर का आप एक और कॉन्सेप्ट पढ़े होंगे कि सर्कम सेंटर से सभी शीर्ष की दूरी बराबर होती है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी बराबर, यहाँ से यहाँ तक की दूरी बराबर, यहाँ से यहाँ तक की दूरी बराबर है ना। तो बताओ, अरे ये क्या हो जाएगा, दूरी बराबर। तो सिंपल यहाँ से यहाँ तक की दूरी बराबर, ये भी बराबर, ये भी बराबर, ये भी बराबर, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक 65 है, तो इसका हाफ हो जाएगा। 65 का हाफ कितना हो जाएगा बता दो, 32.5। तो 32.5 आपका ये नंबर राइट आंसर। क्लियर है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग, ठीक है ना। सिंपल क्वेश्चन था, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था। अगला क्वेश्चन 15 नंबर देखिए क्या है, समझिए। देखिए समझ में आ रही है, ये सारा जो है टेस्ट का क्वेश्चन जो दिए हुए थे, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन अभी और भी आप लोग को देखने को मिलेगा, ठीक ना, टेंशन नहीं लीजिएगा आप लोग, सिंपल ध्यान से समझिए। देखिए 15 नंबर क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि एक आयताकार कमरे की लंबाई तथा चौड़ाई में प्रत्येक में से 1 मीटर की वृद्धि की जाए तो क्षेत्रफल 21 वर्ग मीटर बढ़ जाता है, यानी कि लेंथ और ब्रेथ दोनों में अगर हम इंक्रीज करेंगे 1 मीटर की, तो जो एरिया है 21 मीटर वर्ग मीटर बढ़ जाता है। और अगर सिर्फ लंबाई 1 मीटर से बढ़ा दें और चौड़ाई में 1 मीटर की कमी कर दें
तो क्षेत्रफल 5 वर्ग मीटर कम हो जाता है। तो फर्श का परिमाप क्या है, यानी कि अगर हमको लेंथ और ब्रेथ निकल जाता तो हम आराम से निकाल लेते। तो सिंपल देखो, मान लेते हैं कि एक रेक्टेंगल है, है ना, इसका लेंथ जो है L है और ब्रेथ B है, ये जनरली होता है कि नहीं। तो फर्स्ट कंडीशन में क्या कर रहा है, देखो एक आयताकार कमरे की लंबाई और चौड़ाई दोनों में 1-1 मीटर की वृद्धि कर दी जाती है, यानी कि तो क्या हो जाएगा बता दो, एरिया इसका L+1 इंटू L प्लस बी, सॉरी B प्लस L+1, लंबाई गुना चौड़ाई होता है। तो ये इसका प्रेजेंट एरिया है, तो एरिया का कितना से बढ़ जाता है, 21 से। तो इनिशियल एरिया इसका क्या होगा, शुरुआत में एरिया क्या होता है, L इंटू बी, होगा कि नहीं। इसमें एल बी माइनस कर दें तो हो जाता है 21। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे दोस्तों तो क्या होगा, देखो एल बी प्लस एल माइनस प्लस बी और +1 इजिकल टू क्या चीज, माइनस एल बी इजिकल टू 21। तो माइनस माइनस प्लस से कैंसिल, तो यहाँ पे L प्लस बी आपका जो निकला वो इधर माइनस हो जाएगा, क्या निकलेगा 20, एक इक्वेशन बन जाएगा आपका, है ना, यानी कि L प्लस बी यहाँ से आपका निकल गया। अब आपको कह रहा है ना कि चौड़ाई में कम करना और लंबाई में बढ़ाना है। नेक्स्ट, ये पहला कंडीशन हुआ। दूसरा कंडीशन में कह रहा है कि अबर जो एरिया होगा वो क्या होगा, चौड़ाई में क्या करना है, लंबाई बढ़ाया है, यानी कि L+1 किया हुआ है और चौड़ाई 1 मीटर से कम किया है, यानी कि B-1 कर दिया है ना। तो इसका जो एरिया है पहले से कम हो जाता है, यानी कि पहले का एरिया क्या रहा होगा LB, अब इसमें से एक कम हो जाता है, कितना कम हो जाता है, ये एरिया कम हो जाता है कितना, 5। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं, देखो क्या होगा। इसको अगर हम सॉल्व करें यहाँ पे तो सिंपल देखो, ध्यान दो, तो इसको अगर हम करेंगे तो क्या होगा, LB माइनस इसको मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा LB, ये क्या हो जाएगा LB, और इसको अगर हम इससे करेंगे तो माइनस L, इसको अगर हम इससे करेंगे तो प्लस B होगा ना, और अगर हम इसको इससे करेंगे तो -1 इक्वल टू 5। इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा LB माइनस LB और क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस L और माइनस B और +1 इक्वल टू 5। ये क्या हो जाएगा, LB LB कैंसिल, तो L माइनस बी इक्वल टू निकलेगा 4। दो इक्वेशन। अब देखिए L प्लस बी और L माइनस बी निकल गया, तो सिंपल सॉल्व कर लो ये दोनों इक्वेशन को। L प्लस बी 20 है और L माइनस बी 4 है, तो यहाँ से आपको पता है L निकलेगा क्या, दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर देंगे तो 12, और B निकलेगा क्या, दोनों को माइनस करके 2 से डिवाइड कर देंगे कितना निकलेगा 8। अब आपको पता है पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है क्या, 2 इंटू एल प्लस बी, तो कर लो 2 और L प्लस बी को ऐड करें कितना था 12। तो सिंपल इसको करना ही नहीं था, देखो इसको करना ही नहीं था, इसको निकालना जरूरी नहीं था, बता रहे हैं अभी आगे आ रहे हैं देखो। तो 2 इंटू एल प्लस बी होता है ना, तो इंटू 40 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 20 कर देंगे तो क्या हो जाएगा 40 मीटर। तो सिंपल क्वेश्चन था, देखो ये नहीं निकालते फिर भी चलता। अब यहाँ पे हम एल और बी दोनों पार्टिकुलर पूछता तो निकालते, लेकिन सिर्फ आपको क्या पूछ रहा था, परिमाप पूछ रहा था। परिमाप होता है 2 इंटू एल प्लस बी। तो आपको सिंपल एक ही लाइन से क्या हुआ कि अगर आप इसका यूज नहीं भी करते, किसका यूज, सेकंड वाले इक्वेशन का, यानी कि लंबाई 1 मीटर से बढ़ाने वाला और चौड़ाई 1 मीटर से कम करने वाला, फिर भी आपको एल प्लस बी तो यहीं से मिल गया था पहले वाले से ही, है ना। तो इसी को क्या करते, डबल कर देते, 40 आपका राइट आंसर हो जाता। क्लियर है, यानी कि सिंपल इतना ही करना था आपको, 40 से आंसर दे देना था। चलिए अगला जो क्वेश्चन है 116 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। 116 नंबर में क्वेश्चन में कहता है क्या, कह रहा है कि ABC त्रिभुज ABC एक ट्रायंगल है ABC, ठीक है, ABC एक ट्रायंगल है। इसमें कहता है क्या कि ABC से लंबवत खींची गई रेखाएं सम्मुख भुजाओं पर, लंबवत मतलब परपेंडिकुलर, तो यहां से भी परपेंडिकुलर खींचा गया है इस पर, यहां से भी परपेंडिकुलर खींचा गया है इस पर, और यहां से भी परपेंडिकुलर खींचा गया है इस पर, इस तरह से एक दूसरे को P पर मिलता है। इसका नाम दे रखा है D, E और F, है ना, P पर मिलता है, ठीक है। यदि एंगल कह रहा है कि अगर एंगल EPD, EPD ये जो एंगल है ये 116 डिग्री,
116 डिग्री है ना। तो एंगल ए और एंगल बी के समद्विभाजक कह रहा है कि एंगल ए और एंगल बी का समद्विभाजक, तो मान लेते हैं कि इस एंगल ए का समद्विभाजक यहाँ पे है और इस एंगल ए का समद्विभाजक यहाँ पे है ना, जो कहाँ पे मिल रहा है, क्यू पर मिल रहा है। तो आपको इस एंगल का मान पूछ रहा है कि एंगल ए क्यू बी क्या होगा, इस एंगल का मान पूछ रहा है। ठीक है, तो सिंपल देखो ध्यान दो, ये इस क्वाड्रिलेटरल का हम बात कर रहे हैं। देखो एक क्वाड्रिलेटरल यहाँ पे बना, एक चतुर्भुज बना है ना। कौन कौन चतुर्भुज, देखो चतुर्भुज पी डी सी ई, एक चतुर्भुज पी डी सी ई। इसमें देखो ये तो 90 डिग्री हो गया, ये भी 90 डिग्री। आपको पता है ना चतुर्भुज के चारों कोनों का योग 360, तो इसमें से देखो यहाँ पे एक 80 दे दिया, तो यही 180, क्योंकि 90 है 90, ये दोनों का भी सम क्या होगा 180। तो 180 में से अगर ये थीटा है और ये 116 है, तो ये क्या थीटा बराबर क्या रहा होगा 180 माइनस 116 डिग्री, यानी कि अगर इसको देखें तो कितना हो जाएगा 64 डिग्री हो जाएगा, यानी कि ये एंगल निकल गया आपका 64। अब आप देखो ये एंगल, किसी भी ट्रायंगल में एक प्रॉपर्टी आप लोग अगर पढ़े होंगे तो ठीक है, अगर ए बी सी एक ट्रायंगल है तो एंगल बी का अंतःकोण समद्विभाजक और एंगल सी का अंतःकोण समद्विभाजक पर बना एंगल, यानी कि एंगल बी ओ सी बराबर होता है 90 डिग्री प्लस हाफ ऑफ एंगल ये उसके जस्ट सामने वाले का हाफ। तो यहाँ पे देखो इस ट्रायंगल में आप देखो ध्यान दो, ये इसका एंगल बाइसेक्टर था, बोला था कौन समद्विभाजक। तो देखो इस ट्रायंगल में ट्रायंगल ए बी सी में ए इस कौन ए और बी का एंगल बाइसेक्टर है, तो ये जो एंगल्स होगा ये हो जाएगा क्या 90 डिग्री प्लस हाफ ऑफ एंगल सी। तो क्या है बताओ 90 डिग्री और प्लस हाफ ऑफ एंगल सी हो जाएगा, और इस एंगल सी का मान हम कितना निकाल लिए 64, तो इसमें 32 जोड़ दो तो 90 प्लस 32 आपका हो जाएगा कितना 122। तो इसका बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक ना, चलिए आगे चलते हैं 117 में। देखो क्या है 117 नंबर क्वेश्चन, देखिए क्या है, सिंपल समझिए। कह रहा है कि एक टंकी की तली में एक छिद्र के कारण जितने कारण पानी से भरी हुई टंकी 10 घंटे में खाली की जा सकती है। मान लेते हैं कि एक टंकी है, इसमें जो है एक हॉल की वजह से, मान लेते हैं ये हॉल है, इससे 10 घंटे में खाली की जा सकती है ना। कहता है कि यदि टंकी पानी से भरी हुई हो, साथ ही 4 लीटर प्रति मिनट, देखो 4 लीटर पर मिनट है, ठीक ना, 4 लीटर प्रति मिनट, मिनट को ध्यान में रखना, की रफ्तार से टंकी में पानी भरने वाला एक नल भी चालू रखा जाए तो छेद द्वारा टंकी को खाली करने में 15 घंटे लगता है। यानी कि सिर्फ कह रहा है कि अगर हॉल होता तो 10 घंटे में खाली हो जाता, लेकिन ये 4 लीटर प्रति मिनट वाला टंकी को भरने वाला भी पाइप खोल दे, मान लेते हैं कि ये बी जो है ना भरने वाला है, ठीक ना, और ये खाली करने वाला है, तो भी टंकी खाली हो रहा है, भर नहीं रहा है, और लेकिन कितना लग रहा है 15 घंटा लग रहा है। अब कह रहा है तो बताओ टंकी की धारिता क्या होगा, कैपेसिटी क्या होगा। क्लियर है, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आता है तो हम एज्यूम कर लेते हैं दोस्तों। ठीक है, तो मान लेते हैं कि ये अगर 10 घंटे में खाली करता है, 15 घंटे में खाली करता है, टोटल कैपेसिटी ऑफ टैंक हम मान लेते हैं कि 30 होगा यूनिट, हम मान लिए अभी, ठीक ना। अब ये 10 घंटे में 30 खाली करता है, तो 1 घंटे में 3 खाली करता होगा पर आवर। ये देखो ये और भी मिल करके 15 घंटे में खाली करता है, यानी कि ये दोनों मिल करके भी खाली कर रहा होगा, यानी कितना में 2 में 2 लीटर पर आवर जो भी होगा, और ये भी माइनस। अब यहाँ पे हम बी का एफिशिएंसी निकाल सकते हैं कि नहीं बताओ, ए बी का एफिशिएंसी है -2, और ए बी में से बताओ अगर हम ए बी में से अगर हम ए को माइनस कर दें तो बी का निकल जाएगा, तो -2 माइनस 3 कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, देखो हो जाएगा 1, तो 1 लीटर पर आवर जो है बी का एफिशिएंसी निकल जाएगा, तो बी का एफिशिएंसी निकलेगा 1 यूनिट, यानी कि 1 घंटे में ये 1 के बराबर करेगा। ये आवर में है, ये देखो ध्यान दो, ये जितने भी था क्या था आवर में था, लेकिन ये आपका जो रियल में रेट दिया हुआ है, तो सिंपल देखो इसको भरने में कितना समय लगेगा, 1 लीटर पर आवर है तो 30 यूनिट भरने में कितना समय लगेगा, तो बी को भरने में लगेगा टोटल 30 घंटा, बी को भरने में टोटल अकेले टंकी को भरने में उसको 30 घंटा समय लगेगा। तो अब देखो यहाँ पे रियल देखो ध्यान दो, तो अगर ये 1 मिनट में 4 लीटर पानी भरता है तो बता दो 60 मिनट यानी कि 1 घंटे में कितना भरता होगा, तो 60 गुना 4 यानी कितना 240 लीटर, तो 240 लीटर पर आवर पानी भरता है कौन, बी।
यानी कि भरने वाला 1 घंटे में, क्योंकि आपका ये जो रेट दे रखा था वो लीटर पर मिनट में था, अरे हम 1 घंटे में तो एक 4 जो है 1 मिनट में 4 लीटर, तो 60 मिनट में 240 लीटर, 240 लीटर हो जाएगा। और इसको भरने में टोटल कितना, यानी कि 1 घंटे में इतना लीटर, और भरने में टोटल लग रहा है 30 घंटे, तो इसको 30 से गुना कर दो, सॉरी हाँ 240 से गुना कर दो, तो 24 3 72 पर 2 जीरो, इतना लीटर हो जाएगा, कितना 7200 लीटर इसका हो जाएगा कैपेसिटी। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट 118 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, सिंपल समझिए। कह रहा है क्या कि समान लंबाई वाली 2 रेलगाड़ियां एक टेलीग्राफ के खंभे को 10, देखो 2 समान रेलगाड़ी है, ठीक है ना, कितने कितने मीटर की है, 120 मीटर की, और कहता है कि इसने दोनों रेलगाड़ी की लंबाई जो है समान है। इसने कहता है कि एक सेम पोल को 15 मिनट में 15 सेकंड में क्रॉस करता है, 15 सेकेंड में, और ये सेम जो है 120 मीटर का जो है ये इसको कितने सेकेंड में, सॉरी 10 सेकेंड में एक करता है और एक 15 सेकेंड में करता है ना? तो कहता है कि जब ये दोनों एक दूसरे की तरफ जाएगा तो कितना होगा, तो सिंपल देखिए जब एक दूसरे की तरफ जाएगा तो डिस्टेंस जुड़ेगा, एक दूसरे की ओर जाता है तो डिस्टेंस तो जुड़ेगा और दोनों का स्पीड भी जुड़ जाएगा। तो सबसे पहले हमको स्पीड निकालना होगा, तो यहाँ पे स्पीड क्या होगा देख लो, 120 मीटर क्रॉस कर जाता है 10 सेकेंड में, यानी कि इसका स्पीड यहाँ पे रहा होगा कितना, 12 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि पोल जो है वो पास करते समय सिर्फ अपना ही डिस्टेंस लेते हैं, और यहाँ पे इसका जो स्पीड हो जाएगा सेकंड वाले का, तो 120 डिवाइडेड बाय 15 यानी कि 8 मीटर पर सेकेंड। तो देखो दोनों का स्पीड पता चल गया, तो जब एक दूसरे की ओर जाएगा तो दोनों का स्पीड जुड़ जाएगा ये, तो देखो और स्पीड भी जुड़ेगा और डिस्टेंस भी जुड़ेगा, तो डिस्टेंस हो जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे तो 240, और इसका स्पीड हो गया 20, जीरो से जीरो कैंसिल, आने कितना हो जाएगा 12 सेकेंड, तो एक दूसरे को क्रॉस करने में ये 12 सेकेंड का समय लेगा। क्लियर है? चलिए अगला जो क्वेश्चन है आपका, ठीक ना, वो देखो क्या है, 119 नंबर जो क्वेश्चन है क्या है, देखो ध्यान दो, समझ में आ रही बातें, आप लोग को क्लियर हो रहा है सारा चीज? अगर कोई दिक्कत हो तो जरूर बताना, ठीक ना, कमेंट करके, और ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर भी कर सकते हैं, जो चैनल पर न्यू आए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोग को और भी अगर कोई चीज का क्लास करना हो मैथ से रिलेटेड तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएं कि कोई टॉपिक्स अगर आप लोग को समझना हो बढ़िया से डिटेल से, तो आप लोग को जरूर बताने का कोशिश करेंगे, लेकिन उसके लिए आप लोग का भी प्यार और सपोर्ट की जरूरत है हमें, ठीक है। चलिए करा कि एक नौका की स्थिर जल में गति 6, यानी कि स्थिर जल में कहता है कि स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, यानी कि हम लोग इसको मानते हैं जनरली x बराबर दे रखा है 6, और जो है धारा की चाल स्पीड ऑफ स्टीम दे रखा है 1.5, है ना, किलोमीटर पर आवर, सबका किलोमीटर पर आवर, इसका भी किलोमीटर पर आवर है। कह रहा है कि एक व्यक्ति 22.5 मीटर धारा के साथ गया, तो गया तो स्पीड जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा 7.5, ठीक ना, और यही जो कह रहा है कि 22.5 धारा के विपरीत वापस भी आया, तो वापस आते समय स्पीड क्या हो जाएगा 4.5, तो टोटल कितना समय लगेगा, इसको आप सॉल्व कर लो, इसका आंसर आ जाएगा, इसको आप सॉल्व कर लो, इसका आंसर आपका क्लियर आ जाएगा। क्लियर है? समझ गया कि नहीं? तो सॉल्व कर लो, इसको क्या हो जाएगा, देखो इसको 25 से काटेंगे तो कितना, 75 से भी कट जाएगा 3 बार में, नहीं कटेगा, देखो पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा ना, ये पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, 5 दिए 15, ये 3 बार में डायरेक्ट कट जाएगा, ये भी पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, ठीक ना, पॉइंट से पॉइंट अगर ये हटा देते हैं कितना बार में कट जाएगा, देखो ये 5 से काटेंगे तो कितना बार में कटेगा, 9 बार में, 5 से काटेंगे तो 5 चौक 20 हो जाएगा, बचे 25, 9 बचे 45, 5 बार में, तो 5 + 3 कितना हो जाएगा 8 घंटा, तो इसका डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? चलो 120 नंबर जो क्वेश्चन है सिंपल देखो ध्यान दो, 120 नंबर क्वेश्चन क्या है, कह रहा है क्या कि जब चीनी के मूल्य में 28% की वृद्धि हो जाती है, बढ़ जाता है चीनी का प्राइस 28% से, तो एक परिवार अपना उपभोग इस प्रकार घटा लेता है कि चीनी पर कुल व्यय पहले से 12% अधिक हो जाता है, खर्च बढ़ा रहा है। यदि परिवार का चीनी का प्रारंभिक मासिक उपभोग जो है कंजप्शन 18.4 किलोग्राम था, तो इसका चीनी का नया उपभोग क्या होगा।
सिंपल कह रहा है कि चीनी का दाम बढ़ा और उसने अपना खर्च बढ़ाया, लेकिन जिस रेट से बढ़ा था प्राइस उतना नहीं बढ़ाया, जिसके वजह से उसका खपत कम हुआ। ठीक ना। तो कह रहा है कि उसने अगर पहले 18.4 केजी शुगर खरीदता होगा तो अभी उसको कितना केजी मिल रहा है शुगर। ठीक ना। तो सिंपल देखो, मान लेते हैं कि पहले 100 रुपया में कुछ शुगर मिलता था, अब उस शुगर का उतना ही शुगर उसको अगर लेना है तो उसको 128 रुपया पेड करना पड़ेगा, क्योंकि 28% बढ़ गया है। लेकिन पहले जो 100 रुपया में मिलता था उसके लिए आपको 128 पेड करना पड़ रहा है, लेकिन उसने दे रहा है मात्र कितना, 12% अधिक बढ़ा, यानी कि 112 रुपया। जिस शुगर के लिए अभी 128 रुपया पेड करना चाहिए था, उसने अभी 112 रुपया पेड किया, तो उसको शुगर कम मिलेगा। तो कितना का कम मिलेगा, तो 16 का मना कर दो, माइनस कर दो, कितना 16 रुपया का कम मिलेगा, कितना में से, 128 में से। यानी कि अब यहाँ पे देखो ध्यान दो, हमको परसेंटेज पूछता कि कितना परसेंट कंजप्शन कम कर देता, तो इंटू 100 कर देते, लेकिन आपको परसेंटेज ना पूछ करके रियल पूछा है, तो ये इसको काट दो, तो 16 से तो हो जाएगा कितना, 1/8। इसका मतलब ये जो वैल्यू निकलता है वो रिड्यूस का होता है, रिड्यूस इन कंजप्शन, और ये जो वैल्यू होता है वो इनिशियल कंजप्शन, यानी कि खपत में कमी। ऊपर वाले को बोलते हैं खपत में कमी और नीचे वाले को बोलते हैं प्रारंभिक खपत। यानी कि पहले अगर वो 8 केजी चीनी लेता था तब उसको 1 केजी चीनी कम मिलेगा, तो कितना मिलेगा, पहले 8 लेता था अब 7 मिलेगा, तो 8 बराबर आपको दे रहा है 18.4, तो 7 बराबर क्या होगा वही निकाल देना था। सिंपल निकाल लो, यहाँ पे क्या दिक्कत हो गया। 8 बराबर इतना, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, 18.4 डिवाइडेड बाय 8, तो 60 बराबर कितना, सोल्व कर लो यहाँ पे। 7 कितना हो जाएगा देख लो यहाँ पे, 7 चौक 28 का 8 बच गया कितना, 2, है ना। 7 8 56 57 58 का 8 बच गया कितना, 5, 7 के 7 और 5 12, ये यहाँ पे पॉइंट है। अब इसको 8 से डिवाइड कर लो, किससे डिवाइड कर लो, 8 से। ठीक ना। तो वैसे भी देखो तो यहाँ पे कट जाएगा, शायद 8 से ही काट दो इसी को, सिंपल 8 3 24, सॉरी 8 दूनी 16 हो जाएगा, 8 दूनी कितना हो जाएगा 16, बच गया 2, पॉइंट 8 3 24, तो 23 से गुना कर दो, 9 यहाँ पे सिंपल, तो 7 21 का 1 बच गया कितना 2, तो 7 दूनी 14 और 2 16, तो 16.1 केजी आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर। ठीक ना। सिंपल कह रहा था कि उसका प्राइस बढ़ा, चीनी का जो प्राइस था पहले 100 रुपया में मिलता था, अब 112 रुपया, यानी कि 128 रुपया मिल रहा है, लेकिन उसने उसके लिए पेड किया 112 रुपया। तो कितना का कम मिलेगा, 16 का कितना में से, 128 में से, तो 16/160, यानी कि ये इसका कमी है और इसका इनिशियल है, यानी कि पहले और अभी के खपत का रेशियो हो गया 8:7, पहले का दिया हुआ था अभी का पूछ रहा था। ठीक है, चलिए देखो 121 नंबर जो क्वेश्चन है आपका क्या है, देखो ध्यान दो, सिंपल समझिए। 121 नंबर जो क्वेश्चन है वो सिंपल देखिए, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, देखना समझना। ठीक ना, समझने की कोशिश कीजिएगा तो समझ में आ जाएगी सारी बातें। ठीक है, देखो क्या है क्वेश्चन में, कह रहा है क्या कि किसी मिल में मूंगफली के वजन के 20% के बराबर तेल निकलता है। ठीक है ना, यानी कि अगर आप मूंगफली लिए तो उसके वजन जो है उसका 20%, यानी कि मान लेते हैं कि अगर आप 1 केजी मूंगफली लिए, ठीक ना, तो 1 केजी में कितना होता है, जनरली 1000 ग्राम होता है। तो इसमें जो आपका जो ऑयल निकलेगा वो कितना निकलेगा, इसका 20%, यानी कि कितना 20% हो जाएगा बता दो, इसका 20% निकालेंगे तो 200 ग्राम, तो 200 ग्राम ऑयल निकलेगा इसका, और रेस्ट जो निकलेगा तो पल्प हम लोग जो बोल सकते हैं। ठीक ना, तो क्या हो जाएगा इसका 800 ग्राम, यानी कि 1 केजी का आप मूंगफली लेते हैं तो 200 ग्राम तेल निकलेगा और 800 ग्राम पल्प निकलेगा, छिलका निकलेगा, जिसको कह रहा है क्या कि निश्चित के निष्कर्षण के पश्चात जो पदार्थ बचता है उसे मवेशियों के लिए 12.5 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से बेचा जाता है, यानी कि जो बच गया ना, यानी कि ये जो वेस्ट हुआ उसको भी बेचा जाता है। कहता है कि मूंगफली 20 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से खरीदी गई, प्रोसेसिंग की कीमत 5 रुपये प्रति किलोग्राम है, तो तेल को किस मूल्य से बेचा जाए ताकि उसे 20% का लाभ हो। कह रहा है कि कुल कीमत जो है मूंगफली की कीमत और प्रोसेसिंग की। तो सिंपल देखो ध्यान दो, सिंपल समझना। अब यहाँ पे समझो क्या है कि उसने किस जो है इसको जो है ना 800 ग्राम को कितना में बेचा है, सो देखो 1 केजी को हम देखते हैं यहाँ पे, सिंपल ध्यान देना,
तो 1 केजी का उसने 20% लाभ चाह रहा है ना, कितना परसेंट लाभ चाह रहा है? मूंगफली की कीमत देखो, कोस्ट प्राइस हम सबसे पहले निकाल लेते हैं ना। तो कोस्ट प्राइस देखो क्या है, 20 रुपये में 1 केजी खरीदता है और 5 रुपया क्या है उसको बनाने में लग जाता है ना। तो 20 प्लस 5 जो है प्रोसेसिंग चार्ज, तो ओवरऑल कितना हो जाएगा, सीपी 20 प्लस 5 यानी कि 25, और वो इस पर 20% प्रॉफिट चाहता है। तो इसका 20% प्रॉफिट चाहता है, 20% बढ़ा दो, तो एक 25 का 120% अगर आप निकालते हो दोनों दोस्त, तो कितना हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, 5 से काटेंगे तो 5 से, 5 से काटेंगे 2 से, ये कट जाएगा 6 बार में, यानी कितना हो जाएगा 30। यानी कि उसको खर्चा पड़ा है कितना, 25 रुपया, और वो कमाना चाह रहा है उससे 30 रुपया केजी से, ठीक ना। तो कह रहा है कि इसका तो रेट दे रखा है कि किस रेट से बेचा है, इसको किस रेट से बेचे ताकि इसको एक कंडीशन मिल सके, वही कह रहा है। अब हमको देखो ध्यान दो, बनाना क्या होगा। कह रहा है कि जो छिलका था उसको किस रेट से उसने बेचा है, 12.5 के रेट से। तो सिंपल देखते हैं, यहाँ पे ध्यान दो, यानी कि यहाँ पे देखो उसका रेट हम निकालते हैं। तो क्या कह रहा है कि ये 12.5 रुपीज पर केजी के हिसाब में बेचा है। तो बता दो, ध्यान दो, अब हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे देखो कि 8 जो है 1000 ग्राम का सेलिंग प्राइस उसने बनाया छिलका वाले का, 12.5 रुपए। तो 1 ग्राम का सेलिंग प्राइस बनाएगा 12.5 डिवाइडेड बाय 1000, तो 800 ग्राम का बनाएगा कितना, बता दो, 800 ग्राम का सेलिंग प्राइस बनाएगा कितना, 12.5 डिवाइडेड बाय 1000 इंटू 800। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, यहाँ से देखो यहाँ पे सॉल्व कर लो, तो 8 से सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 8 बचे 40 का जीरो बच गया कितना, 4, 8 दूनी 16, 4 20 का जीरो बच गया कितना, 2, 8 के 8 और 2 10, और यहाँ पे देखो पॉइंट था तो एक जीरो यहाँ पे हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, बटे 10 करेंगे कितना हो जाएगा 10, सॉल्व कर लो इसको, आ जाएगा कितना 10। यानी कि ये जो है इसको जो है 800 ग्राम को 10 रुपया में बेचा, इस 800 ग्राम को कितना, 12.5 रुपये में 1 केजी बेच रहा है। तो 1 केजी में पल्प बना कितना, 800 ग्राम ना, तो 800 ग्राम को उसने 10 रुपये में बेच पाया। लेकिन पूरे 1 केजी को इसको कितना रुपया कमाना है, 30 रुपया। तो बताओ इसमें 10 रुपया कमा गया, तो बाकी जो शेष बचा उस पर उसको कितना कमाना चाहिए, 20 रुपया। कितना कमाना चाहिए, 20 रुपया। यानी कि सिंपल देखो, ये 20 ग्राम को 20 रुपया में बेचेगा, 20 ग्राम को जो तेल है उसको 20 रुपया में बेचेगा, तो 1 ग्राम तेल को कितना रुपया में बेचेगा, 20 बटे 200, तो 100 ग्राम, 1000 ग्राम ना, 1 केजी का रहा है, एक पर केजी ना, तो 1000 ग्राम तेल को कितना में बेचेगा, देखो 20 से कट जाएगा ये कितना बार में, 10 से, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, यानी कि 100 रुपये पर केजी के हिसाब से उसको बेचना पड़ेगा। कितना आएगा, 100 रुपये पर केजी के हिसाब से उसको तेल को बेचना पड़ेगा, तभी उसको ये प्रॉफिट होगा। क्लियर है। तो क्वेश्चंस बहुत ज्यादा लेंदी नहीं था, समझना था, समझाने में लेट लगता है, क्वेश्चंस इजी ही था। सिंपल क्वेश्चन में क्या था, एक बार थोड़ा सा बताते हैं। देखो कि इसने कह रहा था कि 1 केजी अगर हम मूंगफली लेते हैं तो 200 ग्राम ही हम ऑयल निकाल पाते हैं, 800 ग्राम मेरा छिलका निकल जाता है। क्लियर। अब कह रहा है कि छिलका जो है उसमें 12 पॉइंट इतना के रेट से बेचा था, 5 से, यानी कि 1 पर केजी, तो 1 केजी का दाम इतना, तो 800 ग्राम का दाम कितना हो जाएगा, 10 रुपया, यानी कि छिलका को उसने 10 रुपया में बेच दिया। अब वो कह रहा है क्या कि 20 रुपये पर केजी हम खरीदे थे और 5 रुपया बनाने में लगता है, यानी कि 30 रुपया मेरा कॉस्ट प्राइस, हम चाहते हैं 20% का लाभ, यानी कि 30 रुपया 1 केजी पर कमाना चाहता है, और इस 30 रुपया में से 10 रुपया कमा चुका है छिलका से, तो बाकी जो ऑयल बचा होगा उसमें 20 रुपया कमाना चाहता होगा। और 1 केजी में कितना ग्राम ऑयल निकलता है, 200 ग्राम, तो 200 ग्राम का सेलिंग प्राइस 20 रुपया, तो 1 ग्राम का हो जाएगा 20 बटे 200, तो 1 केजी कहने का मतलब 1000 ग्राम का हो जाएगा 100 रुपया। क्लियर है। चलिए, तो इजी क्वेश्चन था ना, सिंपल, समझ में आ गया। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लगाते हैं। एक 122 नंबर जो क्वेश्चन से देखो क्या है, ध्यान दो। क्लियर है ना, समझ में आ रहा है सारी बातें। आप लोग को लग रहा है सर ये सब क्वेश्चन थोड़े ना देगा, दे सकता है, सीजीएल में तो देगा ना। एक बार देख लो क्वेश्चन, कभी कभी देखो हर टेस्ट जो है इस तरह से नहीं होता है, कभी कभी हम मैथ का क्वेश्चन डिफिकल्ट जो है लैंग्वेज वाला प्रॉब्लम वाला क्वेश्चन देते हैं। सिंपल देखो क्या कर रहा है कि एक वस्तु जिसका अंकित मूल्य 800 रुपया है, 25% तथा 15% के क्रमवार छूटों के साथ बेची जाती है, खरीदार उसे 10% का छूट देने के उपरांत 20% लाभ कमाना चाहता है, तो उसका अंकित मूल्य कितना रुपया निर्धारित करेगा। सिंपल देखो ध्यान दो, कितना अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है क्या कि एक
खरीदार करने का मतलब ये भी बेचने वाला, ये सेलर ही है, लेकिन ये होलसेलर में जब गया तो 800 रुपया जो सामान का दाम था, मार्क्स प्राइस जो था, उसको इसने दो सक्सेसिव डिस्काउंट दिया। एक बार 25%, तो 25% डिस्काउंट देगा, यानी कि 200 छोड़ देगा तो कितना आएगा 600। अब फिर इस पर 15% का डिस्काउंट, तो इसका 15% का डिस्काउंट हो जाएगा कितना 90, यानी कि बचेगा कितना 510। यानी कि ये 800 रुपया का जो सामान है, इसने ये दो सक्सेसिव डिस्काउंट में 510 रुपया में खरीदा। क्लियर है। अब उसने चाहता है, क्या चाहता है कि 10% हम डिस्काउंट दें 10% और प्रॉफिट कमाएं 20%। तो आप लोग को सबको पता है कि जब डिस्काउंट और प्रॉफिट एक साथ दिख जाए तो वहां से हम सीपी और एमपी का रेशियो निकाल सकते हैं। इधर सीपी लिख लेंगे, इधर एमपी, तो एमपी हो जाएगा 120, तो सीपी हो जाएगा कितना 90। रेशियो निकल गया, सॉल्व कर लो इसको। अगर 0 से 0 कैंसिल, 3 से काटेंगे तो 3 बार में, 3 से काटेंगे तो 4 बार में। आपको इसके लिए अब बताओ, ये जो प्राइस रहा होगा इसके लिए सीपी का काम करेगा ना, ये खरीदा था वहां से, तो 3 यूनिट बराबर है इतना, तो 1 यूनिट बराबर हो जाएगा कितना 17 या 51 होता है ना, तो 170। तो 4 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा 17 चौक 68, यानी कि 480 रुपया आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन था, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था। चलिए अगला जो क्वेश्चन है सिंपल, देखिए ध्यान दीजिए 123 नंबर क्वेश्चन। 123 नंबर क्वेश्चन क्या है, देखो सिंपल कह रहा है क्या कि किसी धनराशि पर साधारण ब्याज की दर पहले 4 वर्षों के लिए 5% वार्षिक, अगले 3 वर्षों के लिए 8% वार्षिक और 7 वर्ष से ऊपर के लिए 10% वार्षिक है। यानी कि एक स्केल दिया है, यानी कि आप 3 साल के लिए अगर ही लेते हैं तो आपको प्रत्येक साल 5% की दर से देना पड़ेगा, यानी कि 15% इंटरेस्ट बनेगा। और अगले 4 साल के जो रेट है वो 8% पर एनम है ना, यानी कि 32% यहाँ पे हो जाएगा। कितना हो जाएगा 32%। 3 वर्ष के लिए देखिए, अगले 3 वर्ष के लिए, सॉरी अगले 3 वर्ष के लिए है कितना, अगले 3 वर्ष के लिए तो 8 24% हो जाएगा, है ना। और 7 देखो पहले 4 साल के लिए तो 5 20% होगा ऊपर में, पहले 4 साल के लिए था तो ये हो जाएगा 20%। एक साल में 5% तो 4 साल में 20%। यहाँ पे अगले 3 साल के लिए 24%। तो देखो 4 + 3 कितना हो गया 7। और कह रहा है कि 7 साल के ऊपर की अवधि के लिए जितना दिन आप लेंगे 10% की इंटरेस्ट से देना पड़ेगा, और उसने 10 साल के लिए लिया है तो 7 साल हो गया, बचा कितना साल 3 साल, तो 3 साल की उसका रेट है 10% पर एनम, यानी कि 30%। सबको जोड़ दो तो हो जाएगा कितना 74%, यानी कि उसको जो है टोटल कितना एसआई मिला 74%। अब 74% का ही वैल्यू तुमको दे रखा है 1850, तो 1% का वैल्यू देखो ये 25 बार में कट जाएगा, ठीक ना, तो 100% का जो वैल्यू हो जाएगा वो 2500 रुपया हो जाएगा। क्लियर है। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन से नहीं था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 124 नंबर क्वेश्चन क्या है, सिंपल देखो ध्यान दो। 124 नंबर क्वेश्चन में क्या है, करा क्या श्रीमान दत्ता अपने 3 लाख रुपए की सेवा निवृत्त लाभ को अंशतः डाकघर और अंशतः, यानी कि अंशतः मतलब कुछ भाग डाकघर और कुछ भाग जो उसमें जो बच गया वो बैंक में जमा करता है 10% और 6% ब्याज दर उसको देता है। यदि उसकी मासिक आय जो है 2000 रुपया है तो डाकघर और बैंक की जमा राशि में अंतर क्या है। तो सिंपल देखो 3 लाख रुपया है उसके पास, कितना है 3 लाख रुपया। इसमें से इसने कह रहा है क्या कि बैंक कहां पे, देखो डाकघर, यानी कि यहाँ पे कितना डाकघर और यहाँ पे बैंक, यानी कि पोस्ट ऑफिस और बैंक में जमा करता है। इसको ये 10% इंटरेस्ट देता है, इसको ये 6% इंटरेस्ट देता है। तो सिंपल यहाँ पे ध्यान देना, तो उसको एक मंथ में कितना का इनकम हो जाता है 2000। तो ये सारा वार्षिक होता है, ये मंथली है। तो एक मंथ में 2000, तो एक साल में कितना हो जाएगा 12 मंथ, तो 12 से गुना कर दो कितना हो जाएगा 24,000, यानी कि एक साल में ये 24,000 रुपया इसका इंटरेस्ट बनता है। अब हम लोग इसको बनाने की कोशिश करते, देखो बोले थे कि जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा इसको बांटना है तो क्या करो, जो ज्यादा है उसको कम वाला के बेस में तोड़ दो, यानी कि इसको हम 6 + 4 लिख सकते हैं। अब सिंपल देखो एक साल में
इससे टोटल कितना 24,000 रुपया का एसआई प्राप्त होता है एक साल में। तो हम जब ये 10% रेट देता है और ये 6% रेट देता है, अगर ऐसा करें कि मान लेते हैं कि पोस्ट ऑफिस भी इसको 6% ही इंटरेस्ट देता, तो ये भी 6%, ये भी 6%, इसका मतलब पूरे का ही 6% हो जाता, और पूरे का 6% हो जाता 18,000। तो डिफरेंस आपका बचता 6,000 रुपया। अब पता है ये 6,000 रुपया बचा जो एक्स्ट्रा, वो क्यों बचा? तो इसका 4% का वैल्यू है ये 6,000 रुपया। तो 4% का वैल्यू हो गया 6,000 रुपया, क्योंकि ये 4% एक्स्ट्रा दे रहा था, इसलिए एक्स्ट्रा ये बच जा रहा है। 4% एक्स्ट्रा दे रहा था, तो 4% बराबर 6,000, तो 1% बराबर हो जाएगा कितना? देखो यहाँ पे 15, 15 पर डबल जीरो, तो 100% जो हो जाएगा वैल्यू, तो जो हो जाएगा देखो 150000, यानी कितना हो जाएगा 1.5 लाख। यानी कि इसका भी प्राइस मिलना चाहिए, यानी कि इसको भी 1.5 लाख दिया है और इसको भी 1.5 लाख दिया है, तो दोनों को बराबर बराबर भाग में बांट दिया है। आंसर क्या हो जाएगा? नील। यानी कि इसको 1.5 लाख देगा तो 3 लाख में से 1.5 लाख इसको, तो 1.5 लाख ही उसको देगा। तो कह रहा है कि दोनों की जमा जो राशि है उसका अंतर क्या है, तो हो जाएगा नील। सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए 125 हो गया, 24 हो गया, 125 में लोग देखें। 125 नंबर क्वेश्चन में सिंपल क्या है, देखो ध्यान दो। कह रहा है क्या कि कुछ फल 10 रुपये में 15 की दर से खरीदे गए, यानी कि जो सीपी है, 2 सीपी है ना, 10 रुपये में 15, 10 रुपये में 15 ये रुपया, और कह रहा है क्या सीपी जो 2 है, कह रहा है कि 15 रुपये में 10। ऐसा करो, बड़ा डाटा को हटाने के लिए छोटा कर लो इसको, रेशियो कट जाएगा, ये 5 से कटेगा कितने बार में? 3 बार में। 5 से कटेगा ये 2 बार में, ये 5 से कटेगा 3 बार में, 5 से कटेगा ये 2 बार में। आपको ये जो कंडीशन है ना वो ध्यान में रखना है। कहता है कि दूसरे प्रकार के फल दोगुनी संख्या में खरीदा गया। तो जब 2 सीपी को हम 1 सीपी में कन्वर्ट करते हैं, टोटल सीपी जब हम कन्वर्ट करेंगे, तो सबसे पहले ये कंडीशन ध्यान में रखना हो, कह रहा है कि दोनों जगह वो समान जो है ना, क्या खरीद रहा है? फल खरीद रहा है। तो यहाँ पे 3 है और यहाँ पे क्या है? 2 है। देखो समान है? नहीं है। तो समान बनाने के लिए पहले इक्वल करना पड़ता है, उसको 2 से कर दिए, इसको 3 से कर दिए, ये हो गया कितना? 2, 6 और ये भी 6। अब कह रहा है कि ये 2 गुना, यानी कि फिर से 2 से गुना। तो बता दो, 3 फल का दाम था 2 रुपया, तो 4 फल का 6 फल का कितना हो जाएगा? ये भी 2 गुना हो जाएगा, और ये ओवरऑल 6 से गुना किए तो यहाँ पे भी 6 से हो गया। तो 6 4 10 रुपया और 18 रुपया कितना हो जाएगा? 10 और 18 कितना हो जाएगा? 6 18 रुपया यहाँ पे होगा ना, और 10 रुपया यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा? 28 रुपया, है ना? कितना हो जाएगा? 28। जोड़ लो इसको, 2 और यहाँ पे 3 हो गया, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 से 4, और यहाँ पे देखो 2 था ना, 3 से करेंगे तो इक्वल, उसके बाद फिर से 2 गुना कर रहा है, तो हो जाएगा 6 से। तो 6 ये 18, 18 10 28, इसको जोड़ लो। यहाँ पे कितना है? कितना संतरा? यहाँ पे 6 और यहाँ पे 12, तो 6 और 12 कितना हो जाएगा? 18। इसको अगर हम सॉल्व करना चाहें फिर से, तो ये हो जाएगा कितना? 14 और 9, यानी कि हो गया 14 और 9 सीपी का रेट, टोटल सीपी का रेट। और एसपी का रेट जो है इसका दोस्तों क्या है? तो एसपी का रेट हो देखो 20 रुपये में कितना है? 20 रुपये में 18 है। इसको भी सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। देखो 20 रुपये में 18 हो गया, तो इसको भी अगर हम रेशियो ले लें तो 10 रुपये में 9। अब देखो 10 रुपये में इसने 9 जो है, 9 फल जो है 14 रुपया में खरीदा था, और 9 फल को बेचा 10 रुपया में, तो क्या हुआ? लॉस हुआ इसको। तो कितना लॉस हुआ? 4, और 4 बराबर आपको दे रखा है कितना वैल्यू? 40। 4 बराबर 40 है, तो बता दो 1 बराबर कितना हो जाएगा? 10। तो 1 बराबर 10 हो जाएगा, तो आंसर कितना हो जाएगा? देखो इसको, सेकेंड, एक सेकेंड थोड़ा सा देखो, ध्यान दो, इसमें डाटा कहीं कुछ है क्या? देखो 10 रुपये में 15 है, ठीक ना? सीपी जो 1 है वो 10 रुपये में है 15, है ना? और सीपी 2 जो है वो 15 रुपये में है 10, और कह रहा है कि इसका दोगुना यहाँ पे खरीदा जा रहा है ना, तो इसका डबल खरीदा जा रहा है। तो इसका डबल खरीदेगा तो कितना होगा? देखो ध्यान दो, तो डबल करने के लिए सबसे पहले इक्वल करना पड़ता है, तो इसको कर दो, दोनों को इक्वल करने के लिए इसको कर दो 2 से मल्टीपल, 10 रुपये में 15 की दर से, है ना, और 15 रुपये में 10 की दर से, इसको कर दिए 2 से, और इसको कर दिए 3 से, ये दोनों क्या हो गया? 15 15।
अब कह रहा है कि 10 रुपये में 15 की दर से खरीदेंगे दूसरे प्रकार की दोगुनी फल 15 रुपये में दर से, यानी कि इसका दोगुना फल खरीदना, यानी कि यहाँ पे 2 से मल्टीपल। तो ओवरऑल इसको करेंगे 2 से मल्टीपल और इसको करेंगे कितना 6 से मल्टीपल। अब देखो जोड़ देंगे इसको सिंपल, ठीक ना। ये हो जाएगा 20 और ये हो जाएगा 15 छक कितना 90। तो 90 और 20 कितना हो जाएगा 110 होगा, यहाँ पे गलती हो रहा था, ठीक ना 110। अब ये हो जाएगा 110 और यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 30 और ये हो जाएगा कितना 60, यानी कि 90 रुपया, यानी कि 90 फल का दाम 110 रुपया है। टोटल सीपी निकला। टोटल एसपी के बराबर आपको दे रहा है 20 रुपया में 18, है ना। अब देखो इधर ध्यान दो, ये दोनों को इक्वल करेंगे तभी, क्योंकि क्या होना चाहिए अमाउंट, जब भी आपको रियल वैल्यू पूछेगा तो आपको ध्यान में हमेशा रखना है कि क्या इक्वल होना चाहिए, आर्टिकल इक्वल होना चाहिए। इसको 5 से गुना कर देंगे कितना हो जाएगा 90 और यहाँ पे भी 5 से गुना कर देंगे तो हो जाएगा 100। अब देखो 90 को इसने खरीदा था 110 में और 90 को बेच दिया कितना में 100 में इसने, तो क्या हुआ लॉस हुआ, 10 का लॉस हुआ। 10 बराबर आपको दिया हुआ 40, तो 1 यूनिट बराबर 4। तो कितने संतरे खरीद करके बेच रहा था 90, तो इसको गुना 4 कर देते हैं 9 चौक 36, यानी कितना हो जाएगा 360। तो इसका आंसर हो जाएगा 360। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन सिंपल देखिए क्या है, ध्यान दीजिए। इसमें कह रहा है क्या कि एक कंपनी, देखो एक कंपनी 7 वर्ष का औसत, एक कंपनी के लगातार 7 वर्षों का औसत राजस्व 75 है। तो 7 वर्ष है तो टोटल हम इसको गुना कर देंगे, ठीक ना। तो देखो इन पर 1 2 3 4 5 6 7 और इस सातों का जो है टोटल कितना हो गया, तो 7 गुना 75 यानी कितना हो जाएगा 7 5 35 का 5 बच गया कितना 3 7 49 8 3 कितना हो जाएगा 52 552। इसमें से कह रहा है कि पहले 4 का औसत 1 2 3 4, देखो इसका है ना, इसका औसत है कितना 70। तो 70 गुना 4 यानी कि 7 चौक 28 280। और कह रहा है कि अंतिम 4, तो अंतिम 4 फिर इसी तरह से ये हो जाएगा, इसका है कितना कह रहा है कि 82 इंटू 4 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 4 दूनी 8 8 चौक 32। अब ये दोनों को ऐड करो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 8 8 दूनी 10 का कितना हो जाएगा 8 और 2 10 का 0 3 2 5 और 1 608। अब देखो ये कह रहा था टोटल 528 और ये हो गया 608, क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ के 4 को हम 2 बार काउंट कर लिए। देखो इसको हम लोग माइनस कर देते हैं सिंपल, तो 75 और 8 कितना हो जाएगा 83, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है क्लियर। चलिए आगे देखते हैं। 127 नंबर जो क्वेश्चन है उसमें क्या है, देखो ध्यान दो। कह रहा है कि एक पुलिसकर्मी ने एक चोर को 200 मीटर की दूरी से देखा, 200 मीटर की दूरी से देखा। तदुपरांत चोर ने भागना शुरू कर दिया और पुलिसकर्मी ने उससे पीछा किया, ठीक ना। यानी कि यहाँ पे अगर थीप है चोर है भी, तो इधर यहाँ पे कहें पुलिस है और इसके बीच क्या दूरी है 200 मीटर है। और कह रहा है क्या, इसमें से जो है इसका जो स्पीड है ये 10 किलोमीटर पर आवर और इसका स्पीड जो है 11 किलोमीटर पर आवर है। तो कह रहा है कि 6 मिनट के बाद इसके बीच कितने का दूरी रह जाएगा, वही आपसे पूछा गया है। तो सिंपल देखो, इसका अगर हम स्पीड देखें आवर में ही देखें तो बता दो इसका रिलेटिव स्पीड क्या होगा, पीछा कर रहा होगा तो 1 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब 1 किलोमीटर पर आवर है ना। इसका मतलब एक घंटे में ये कितना कितना जाता है, एक घंटे में 1 किलोमीटर यानी कि 1000 मीटर। तो 60 है ना, तो एक घंटे का मतलब 60 मिनट, तो 60 मिनट में ये जाता है 1000 ना किलोमीटर, सॉरी 1000 मीटर। तो एक मिनट में कितना जाएगा, तो 1000 बटे 60। तो 6 मिनट में इसने कितना दूरी तय किया होगा 6 मिनट में, तो 6 से गुना कर दो, तो 6 से 6 कट जाएगा 10 और 1 0 1 0 यानी कितना 100। यानी कि जब 6 मिनट होगा तो इसके बीच जो 200 का गैप था मीटर का, उसमें से 100 मीटर का गैप इसने कवर कर लिया, तो बचा कितना, यही 100 मीटर। तो 200 में से 100 कवर कर लिया तो बचेगा कितना 100 मीटर के बीच की दूरी अभी 20 के बीच में है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 28। एक 128 नंबर जो क्वेश्चन है ये क्या है, देखिए ध्यान दीजिए। कहता है कि राकेश ने कुछ वस्तुएं खरीदी और उसमें 40% और 10% का लाभ, उसमें 40% वस्तुएं 10% लाभ पर
और 3/8 भाग वस्तु में 20% लाभ पर और शेष भाग 25% हानि पर बेच दिया, कुल मिलाकर उसे कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। सिंपल देखिए, टोटल जो आर्टिकल है उसका 40% है ना, तो 40% का जो वैल्यू होता है वो होता है 2/5। अगर टोटल वस्तु जो है दोस्तों हम अगर 5 ले तो उसका 40% होता है ना। अब देखो जो टोटल आर्टिकल लेंगे ये भी ध्यान में रखना, डाटा भी लेना बहुत कंपलसरी से लेना। अब जो टोटल आर्टिकल है उसको 5 से भी डिवाइड होना, 8 से भी कटना चाहिए, क्योंकि 3/8 भी करना है। तो ऐसा क्यों करना कर लें कि 8 से काटने वाला जो डाटा है तो इसको हम लोग क्या ले लेंगे, 40 कटने वाला सबसे पहले डाटा होता है। तो हम क्या कर लेंगे, मान लेते हैं कि उसके पास टोटल जो है टोटल 40 आर्टिकल था। अब 40 का जो 40% करेंगे तो 40 का 40% कितना होगा, 16। 40 का 40% कितना होगा, 16। तो 16 आर्टिकल को उसने 10% प्रॉफिट पर बेचा, प्लस करा कि 3/8 4 बटे, अब 40 का 3 बटे अगर हम 8 करेंगे तो 8 बचे 40, 5 दिया 15। इसका मतलब बचा जो 15 उस पर उसको 20% का लाभ हो रहा है ना। और कह रहा है क्या, जो शेष बच गया, तो शेष कितना बचा, देखो 16 और 15 31 हो गया, 31 40 में से 31 हो गया, कितना बचा 9। इसको कह रहा है कि उसने 25% लॉस पर, तो लॉस होगा तो हम लोग माइनस में लिखते हैं। लॉस को कैसे लिखते हैं, माइनस में लिखते हैं, ठीक ना। अब ओवरऑल पर हमको नहीं पता, मान लेंगे x%। सॉल्व कर लो इस इक्वेशन को, आ जाएगा। तो कितना परसेंटेज सारा का कॉमन लेंगे तो कट जाएगा, तो हो जाएगा 40x इजिकल टू 160 प्लस 15 दूनी 30 300 और माइनस ये हो जाएगा कितना 225, 225। सॉल्व कर लो इसको, तो 40x इजिकल टू हो जाएगा, यहाँ पे 75 बचा, इसमें जोड़ देगा 40 तो हो जाएगा 235, कितना हो जाएगा 235। इसको सॉल्व कर लो तो x बराबर हो जाएगा कितना 235 डिवाइडेड बाय 40। इसको करेंगे 5 से 8 बार में, 5 से करेंगे 5 चौक 20 और 7 पचे 35। सॉल्व करो 8 पचे 40 और कितना होता है 8 से 48, 8 पचे 40, 5 का पॉइंट का वैल्यू कौन सा हो रहा है, डी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अगला जो क्वेश्चन से देखिए, ध्यान दीजिए, करा है क्या 6 टू दी पावर 15, 7 टू दी पावर 10 और 17 टू दी पावर के 12 का जो है अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी है। तो सिंपल देखो 6 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 गुना 3, तो 2 का भी पावर हो जाएगा 15 और 3 का भी पावर हो जाएगा 15। इसी तरह 10 के हम लोग क्या लिख सकते हैं, 10 को लिख सकते हैं 2 गुना 5, 2 का भी पावर हो जाएगा 7 और 5 का भी पावर हो जाएगा 7। इसी तरह से 70 को क्या लिख सकते हैं 2 गुना 5 गुना 7, ठीक ना, तो इसका भी पावर हो जाएगा 12, इसका भी पावर 12, इसका भी पावर 12। अब जो है कितना फैक्टर है भाज्य गुणनखंड है, तो ये सभी को सिंपल जोड़ कर ऐड कर लो ऊपर वाले को। तो देखो 15 15 कितना हो जाएगा 30 और यहाँ पे प्लस कितना हो जाएगा 14 प्लस यहाँ पे 12 3 36, कितना हो जाएगा देखो यहाँ पे ये हो जाएगा 40 50 प्लस 30 कितना 80, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अब 130 नंबर क्वेश्चन जो लास्ट है मैथ का, देखिए क्या है, सिंपल समझिए। क्वेश्चंस में है करा कि 3 का एक डिब्बा तेल का 3/5 से भरा हुआ है। मान लेते हैं कि एक डब्बा है तेल का, है ना, ऑयल का। एक जो ऑयल का एक डिब्बा, 3 का एक ऑयल का जो डिब्बा है, ठीक ना, इसका 3/5 भाग भरा हुआ है। यानी कि सिंपल टोटल अगर ये 5 लेता होगा तो 3 भरा हुआ है, 2 खाली है, एम्प्टी है। कह रहा है कि इसमें से 4 लीटर बोतल जो है निकाल कर 12 लीटर बोतल पुनः डाल दिया गया। तो 4 निकाला 12 डाला, इसका मतलब 8 लीटर कम था। कहता है 4 लीटर बोतल निकाल करके 12 लीटर डाल दिया गया तो वह पूरा तरह से भर गया। तो बताओ पहले 4 निकाला उसके बाद 12 डाला, है ना। इसका मतलब कि इसमें 8 लीटर कमी पड़ रहा था, 8 बोतल की कमी पड़ रहा था। इसका मतलब ये 2 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 8। 2 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 8, तो 1 यूनिट का वैल्यू 4। इसमें कितना यूनिट टोटल पानी लेता है 5, तो 5 यूनिट का वैल्यू 5 गुना 4 यानी कितना 20 बोतल आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आ गई बातें कि दिक्कत है किसी को, अगर किसी को कुछ दिक्कत हुआ होगा तो आप लोग बता सकते हैं, बेहिचक कमेंट में कीजिए। और आप लोग सिंपल देखिए, ध्यान दीजिए कि ज्यादा से ज्यादा जो है टेस्ट आप लोग जो है दीजिए, क्योंकि जब भी एग्जाम्स होगा आपको टेस्ट सीरीज ही ऐसा होता है, एक हथियार होता है जो आपको आपके जो है किस्मत के ताला को खोल सकता है। ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा टेस्ट में करें। आप लोग जो वीडियो को देख रहे हैं लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट सेक्शन में बताएं कि आप लोग को मैथ का अगर कोई सेक्शन में दिक्कत है तो कौन सा सेक्शन आप लोग यूट्यूब पे क्लास चाहते हैं,
आप लोग जरूर मैसेज करें ताकि आप लोग का क्लास हम दें उस समय। ठीक है, चलिए। और आप लोग जो है एप्लीकेशन पर एक बात बताते हैं, आप लोग थोड़ा सा समझिएगा ध्यान से, ठीक है ना, अच्छी बातें हैं आप लोग के लिए। एसएससी जीडी के लिए, ठीक ना, एसएससी जीडी के लिए ऑफलाइन जो बैचेज है वो 16 तारीख से स्टार्ट कर रहे हैं, 10 से 12, ठीक ना, 10 से 12 ऑफलाइन बैचेज है। जो टेस्ट सीरीज में भाग लिए थे वो सभी के लिए क्या कर रहे हैं, जिसका जो एकदम कम परसेंटेज आया है तो सबके लिए, जो कम लाया है 10% से जो कम मार्क्स भी लाया है इसी को 10% तो सबको डिस्काउंट मिलेगा, ठीक ना। और जो 10% से ज्यादा स्कॉलरशिप में लाया है तो उसका स्कॉलरशिप के हिसाब से डिस्काउंट मिलेगा। यानी कोई 20% लाया है तो उसको 20%, कोई 50% लाया है तो 50%, 70% लाया है तो 70%, 100% लाया है तो 100% डिस्काउंट। लेकिन जो एक भी परसेंट नहीं लाया है, 0% नहीं लाया है, उसको 10% का छूट है। हाँ, लेकिन जो जो टेस्ट दिया है उसी का डिस्काउंट, ठीक है, तो ध्यान में रखना। और एप्लीकेशन पे, जेआरपी कैंपस एप्लीकेशन पे 499 रुपया में मात्र एसएससी जीडी का मैथ और रीजनिंग का दोनों कोर्स लॉन्च हो चुका है दोस्तों। आप लोग जल्दी से परचेज कीजिए, जिसको जिसको मैथ और रीजनिंग में दिक्कत है आप लोग कोर्स को परचेज कीजिए। कोर्स बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाएगी, आप लोग परचेज कीजिए, स्टार्ट हो जाएगा और फिर क्लास आप लोग कंटिन्यू चलेगा। यहाँ पे आपका रिकॉर्डेड वीडियो मिलेगा, मतलब लाइव क्लासेस रहेगा। आपको जो क्लास जो खत्म हो जाएगा वो आपका रिकॉर्डेड रहेगा, आप ऑफलाइन डाउनलोड करके उसको फिर से दोबारा देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। क्लियर है, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।